Very good morning, class. I am Hari Krishna Bhagvat, your biology educator, and here I welcomes you in the E-Vidya Achievers group and in the section of the NEET examination. And what I am going to present today is all about the do and don'ts for the NEET UG examination, which is going to be held in the year 2021. Now let's see that what should we need to do to crack this मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि इस साल कोरोना काल के कारण जो मेडिकल का एग्जामिनेशन है बड़ा ही लंबे समय के बाद, चूँकि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के बाद इनको समय से नहीं लिया जा सका गया, लेकिन जो संभावित 2021 का एग्जामिनेशन है उसके बारे में यदि हम देखें तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और डू एंड डोंट्स मीन्स क्या क्या चीज़ें जो मेरे तरफ से है, जो आपके लिए जिस चीज़ को आप चाहें तो यदि आप सही तरीके से करेंगे तो आप मेडिकल के एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस जो 2021 में होने जा रहा जो नीट का जो एग्ज़ामिनेशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई हैं। तो ऐसा इसके बारे में कुछ भी नया नहीं है। नथिंग चेंज एक्सेप्ट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज़ इंक्रीज फ्रॉम 5 मई टू बी एक्सपेक्टेड एट द लास्ट ऑफ द जून। देखिए, ऐसा है कि चूँकि अभी तक इस साल भी जैसा हुआ कि 2020 में मेडिकल का एग्ज़ाम लेट से हुआ, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मई में होता है तो हो सकता है कि जून में चला जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक किसी बात को कह पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सिलेबस रिमेन्स द सेम। यहाँ पर सिलेबस हमेशा वैसा ही है। 180 प्रश्न है, 3 घंटे का समय है और 720 नंबर जो मैक्सिमम है जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। और सभी के सभी क्वेश्चन क्या हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, MCQ हैं, मेडिकल जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आप बिल्कुल भी इसके लिए बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि इससे बेनिफिट क्या है। यदि सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो उन बच्चों को बेनिफिट है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए बड़ा ही टफ है जो इस कोरोना काल में जो घर पर बैठकर जो यूटिलाइजेशन जो समय था उसका यूटिलाइजेशन यदि नहीं कर पाए और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये बड़ा टफ होने जा रहा है। आइए देखें, एक टाइम मैनेजमेंट और कंपैरिजन देख लें। एक नीट और जो जेई मेंस का जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं और जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनके बीच में हम एक कंपेयर कर लेते हैं कि उनकी टाइमिंग का मैनेजमेंट किस तरह का होता है। हालांकि जेई मेंस का जो मैंने यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में बात करा है, जो 75 प्रश्न होते हैं 360 मार्क्स के। हालांकि ये अभी पैटर्न बदल गया है, लेकिन फिर भी ये एक उदाहरण के लिए इस तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि पहले इसी तरह से पूछा जाता था। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि टाइम का मैनेजमेंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जब जिस तरह से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं उसी तरह से मेडिकल की पढ़ाई भी पढ़ते हैं। जैसे उनको दिखता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है इंजीनियरिंग में, तो इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है एज ए सब्जेक्ट वाइज 33% के आसपास लगभग सबका होता है। लेकिन जब आप मेडिकल में जाते हैं तो ऐसा नहीं है। मेडिकल में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। तो यहाँ पर बच्चे समझते हैं कि नो वी हैव टू गिव द टाइम एज वी आर गिविंग और द अदर्स स्टूडेंट हु आर देयर एंगेज्ड इन द इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। तो वो जैसा उधर दे रहे हैं वैसा ही मेरे को भी देना चाहिए। अभी मान लो कि जब सप्ताह में 3 दिन आप पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो इस तरह से बच्चे क्या सोचते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में उसी तरह से पढ़ेंगे। तो उस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर जो 180 प्रश्न पूछे जाते हैं 720 नंबर के लिए, और उसमें 45 प्रश्न होते हैं प्रत्येक विषय से, फिजिक्स, केमिस्ट्री से, जबकि 90 प्रश्न होते हैं बायोलॉजी से। यदि उस हिसाब से हम कंट्रीब्यूशन पर बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का 25% का कंट्रीब्यूशन है और बायोलॉजी का एज ए होल 50% का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि उसमें बोटनी और जूलॉजी को 2 भागों में बांट देते हैं। तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो यदि स्ट्रैटेजी, मतलब इसका सीधा एक स्पष्ट समझ में एक बात यहाँ पर आती है कि जैसे आप मेडिकल का एग्जामिनेशन का जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको बायोलॉजी सप्ताह में 6 दिन पूरा पढ़ना है। यदि आप 3 दिन का कंपैरिजन करते हैं तो मीन्स आपको डबल समय देना होता है, क्योंकि इसका सिलेबस
बहुत बहुत वास्ट है और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बनिस्बत आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। लेकिन जो आजकल के बच्चों में ट्रेंड्स मैं पाता हूँ वो क्या है कि बच्चे मेडिकल के जो बच्चे हैं वो उनको इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए इंजीनियरिंग के टीचर्स के पास चले जाते हैं और वहाँ पे उनको स्पष्ट रूप से बायोलॉजी की तरह जो कंसेप्ट उनको चाहिए। क्योंकि देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग में फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो वे प्रश्न कैसे होते हैं, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। और जो बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, नीट में जो फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते और सही ढंग से समय दे नहीं पाते। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि अभी से यदि आप सोच लेते हैं, आपके पास अभी 6 महीने का समय है, तो यदि इस समय यदि आप सोच लेते हैं कि नहीं मेरे को बहुत अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट करना है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 2021 में मेडिकल को आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है जो आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम बात करना चाहेंगे वो ये है, फोकस ऑन एंड ओनली ऑन द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में क्यों, देखिए इस बारी जब जो मेडिकल के प्रश्न पूछे गए, लगभग सभी के सभी 99% क्वेश्चंस जो थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस कहाँ से थे, एनसीईआरटी से थे। और हमेशा ही प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चे डेविएट होकर यहाँ वहाँ बड़े बड़ी किताबें निकाल कर पढ़ते रहते हैं। तो ये बड़ा ही अजीब काम है। तो अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो आपके पास समय बचा है इसमें आप या तो किसी माइक्रो कोर्स को आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे ई विद्या अचीवर्स ग्रुप अभी आपका लॉन्च करने जा रहा है और इसमें लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बन रहे हैं। और मेरे बायोलॉजी के भी माइक्रो कोर्स आ रहा है जिसके अंदर आप सभी 38 चैप्टर्स को बहुत ही कम समय में बहुत फास्ट ट्रैक के साथ आप पढ़ेंगे और जिसमें सारी चीज़ों को आप समझ लेंगे। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और बिल्कुल आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो खैर वो तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पर और देख लें कि टॉपिक वाइज स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि कोई टॉपिक है जो आप पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आप देखें कि आपको कितना वो टॉपिक समझ आया है। इस बात को कैसे आप आकलन करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस पेपर बनाएंगे। जो भी प्रैक्टिस पेपर हो यदि टॉपिक वाइज हो तो बहुत आसानी से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपका कहाँ पर लैकिंग है, कहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिला, किस बात को आपने सही तरीके से समझा। तो इस पर आपको ध्यान देना है। डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि किस टॉपिक में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न बनाते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। गो बिटवीन द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी। देखिए बहुत शुरुआत से ही लोग यह बात जानते हैं और ये कहते आ रहे हैं कि सारे प्रश्न जो हैं वो मेडिकल के एनसीईआरटी से आते हैं। तो ये प्रश्न कहाँ से आते हैं, ये एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ के अंदर जो लाइन होते हैं वहाँ से आते हैं। तो उन लाइंस पे कैसे आप जाएंगे, तो इसके लिए हमने कहा गो बिटवीन द लाइंस। गो बिटवीन द लाइंस मीन्स पुल आउट द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैराग्राफ एंड द लाइंस थ्रू विच वी हैव टू गो थ्रू। और वहाँ से जब आप प्रश्न निकालते हैं तो आप बहुत ज़हनी तौर पर आप उसमें से बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। बात करते हैं कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जब आपको कोई टॉपिक समझ आ रहा है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे को जेनेटिक्स समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से मेंडेलियन जेनेटिक्स मेरे को पता है। तो मेरा कोशिश यह होना चाहिए कि मेंडेलियन जेनेटिक्स से संबंधित जो भी प्रश्न हों उनके ऊपर हमारा इतना कमांड हो कि चाहे वो किसी भी मॉडल सेट से बनाया हो या किसी भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया हो, कहीं भी पूछा गया हो मेडिकल के एग्जामिनेशन में, तो वे सारी चीज़ें मेरे से बन जानी चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि मेरा सिस्टमैटिक्स बहुत अच्छा नहीं है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, जेनेटिक्स जो बढ़िया है उसके ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि वो मेरा बहुत बढ़िया है और वो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। लेकिन आप उसको छोड़ आप कहाँ जा रहे हैं, आप बायोसिस्टमैटिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बायोसिस्टमैटिक्स पे यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो इट्स गुड टू बी देयर, बट इफ़ यू इग्नोर द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट देन व्हाट विल हैपन, आप दोनों तरफ से चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि आपको जेनेटिक्स के प्रश्न भी नहीं बनेंगे क्योंकि आपने सही समय नहीं दिया, और
दूसरा जो है आपका सिस्टमैटिक्स भी जो अधिक समय खोज रहा है वह भी आप नहीं दे पा रहे हैं, तो ये भी आपको, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइड और लीव द टॉपिक विच डोंट क्लियर येट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि जो चीज़ आपको नहीं आता है, ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छे रैंक लाने के लिए वैसे तो सारी चीज़ों को ही पढ़ना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक बात जो अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो अब बेटर है कि आप उसको भूल जाइए कि आपके सिलेबस में है। आप क्या करेंगे, जो बचा हुआ सिलेबस है उसी को आप इतनी बारी पढ़ लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए कि उसमें से आने वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कोई भी हो वो आपसे बन जाता हो। ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर अवॉइड द सोशल मीडिया एंड सोशल गैदरिंग। देखिए मेरे खुद का जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मेडिकल निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे चीज़ों को अवॉइड करें, जो सोशल मीडिया है, सोशल गैदरिंग, कुछ समय के लिए आप ज़रूर अवॉइड करें। देखिए यदि आप, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि सर इंटरटेनमेंट नहीं करें या फिर आप चीज़ों को नहीं देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यदि आप इंटरटेनमेंट को देखना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यदि आप जो इंटरेस्टिंग लगता है उसको आप पढ़ें। इंटरेस्टिंग मीन्स जो आपको अच्छा लगता है, ये तो स्पष्ट ही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सोशल गैदरिंग में जाएं। कई लोगों को हम देखते हैं या आप पाते होंगे कि जो लोग किसी शादी ब्याह में और किसी ऐसे जगह पे पार्टी में या सोशल गैदरिंग में रहते हैं तो वो कई दिन तक सोशल गैदरिंग में ही बिजी रहते हैं, उससे आगे पीछे की तैयारियां करते हैं, तो इसमें भी आपका समय चला जाता है। तो अभी हमारे पास वो समय नहीं है कि हम सोशल गैदरिंग करें। और वैसे भी अभी हम लोग कोरोना काल में चल रहे हैं, तो इस समय तो सोशल गैदरिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। डोंट कंप्रोमाइज़ विथ योर स्टडी। देखिए किसी भी स्तर पे आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है अपने स्टडी से। मतलब मान लो आपके पूरे दिन भर में आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखिए यदि कहीं शादी हो रही है, आप चले गए किसी रिश्तेदार के वहाँ, अभी क्या शादी हो रही है, उनके रिश्तेदार की शादी है, आपकी क्या ज़रूरत है। यदि आप जाते हैं वहाँ तो ठीक है, आपका एन्जॉयमेंट है, बट यदि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोग कहेंगे कि यस ही गॉट इट। और यदि आप नहीं होते तो वही रिश्तेदार फिर आपको पलट कर बोलते हैं कि देखो भाई, ये तो आए दिन भाई पार्टियों में शामिल रहता था इसलिए पढ़ नहीं सका। तो इस तरह से इस बात से क्या है कि एक सोशल गैदरिंग का भी एक मैसेज जाता है कि नहीं, इससे भी हम अलग रहना चाहिए। और जो कंप्रोमाइज़ है, आपको अपनी स्टडी से कंप्रोमाइज़ नहीं करनी है। नो फ्रेंड्स एंड नो डिस्कशन विद द फ्रेंड्स आज फ्रॉम द टीचर। देखिए यह भी एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर कुछ लोग यह चीज़ बोलते हैं कि देखिए सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, अलग अलग होता है। हर बच्चा हर टॉपिक को अपने हिसाब से समझता है क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी के साथ डिस्कस करते हैं, किसके साथ डिस्कस करते हैं, जो आपके लेवल का है या आपसे बिलो लेवल का है, यह बात आप नहीं तय कर सकते। तो आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं तो मोर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन आप इससे बच सकते हैं। यदि आप अपने दोस्तों से किसी चीज़ के बारे में जानना गलत नहीं है, आप जान सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास आपके टीचर हैं जो अवेलेबल हैं, तो आप उनसे यदि आप पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि टीचर जो हैं उसके बारे में ज़रूर आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि भाई जब किसी टॉपिक को समझना है तो उसको और आसानी से हम समझ सकते हैं। कब? जब हम अपने टीचर से कंसर्न करें। दूसरी बात सामने आती है, मेक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जितना अधिक से अधिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट मीन्स जो टॉपिक आपको अच्छा लगा है उससे आप जितने अधिक प्रश्नों को आप निकालेंगे वे प्रश्न आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है। अब हम बात करते हैं और कुछ की, जैसे मेंटेन द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द डूइंग प्रैक्टिस सेट। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना समय निकाल देते हैं कि बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्नों को समझने के लिए उनके पास समय नहीं बचता। समझने के लिए समय नहीं बचता। उस प्रश्न को पढ़कर एक बार में समझ लें तो क्या होता है, इस कारण आप जल्दीबाजी में आप जानते हुए भी उन प्रश्नों के गलत आंसर पर आप टिक कर चले आते हैं। क्यों टिक कर चले आते हैं? क्योंकि आपके पास कोई पहले से बैकअप जो टाइम मैनेजमेंट है वो है ही नहीं। तो टाइम तो बहुत ही प्रीसियस है। वंस इट लॉस्ट इट विल नेवर गेट रिकवर्ड।
तो यह बात तो आप पहले से जानते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट में कि डू द टाइम प्रैक्टिस। सेट बनाते समय टाइम का बड़ा ध्यान रखिए। मतलब आपको यदि 3 घंटे का समय है तो आप अपने घर में, अपने जहाँ पर आप बैठकर टेस्ट बना रहे हैं, उस 3 घंटे में ही आपको वे सभी प्रश्नों को बना लेना है ना। प्रोवाइड टाइम फॉर योर रिफ्रेशमेंट ऑफ माइंड। लुक, अभी हमने कहा भाई सोशल मीडिया और सोशल गैदरिंग से अलग रहना है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ को भी मेंटेन करना है। वो क्या है कि अपने माइंड को रिफ्रेश भी करना है। रिफ्रेश कैसे करना है? तरह तरह की चीज़ें हैं। कई जगह पर हमने देखा है कि कुछ बच्चे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए छोटे बच्चों की जो किताबें होती, कहानियाँ वाली किताबें होती हैं, उनको पढ़ते हैं, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ों को पढ़ते हैं, कुछ कार्टून्स को देखते हैं, कुछ सॉन्ग्स सुनते हैं। इन सब चीज़ों से क्या है कि आपका माइंड रिफ्रेश होता है। तो इसकी भी आपको आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो प्रेशर होता है, क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर यदि आपके अराउंड हैं तो वो भी प्रेशर में आ जाते हैं और फिर उनका प्रेशर आपके ऊपर हावी होने लगता है। दैट इज़ पीयर प्रेशर। तो आप पीयर प्रेशर से बचने के लिए अपने आप को रिफ्रेश रख सकते हैं। रिफ्रेश रखने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत अधिक डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं और मीठी चीज़ें खा सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपके माइंड को एनर्जी बहुत तेज़ी के साथ मिलती है और आप बहुत आसानी से सोचते हैं। और अपने आप को रिफ्रेश करने का एक और तरीका है बहुत बढ़िया, वो ये है कि बहुत आप अच्छी गहरी नींद आप पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ ज़रूर सोएं, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। आप एक स्वस्थ शरीर के लिए जितना आवश्यक समय है, जो 6 से 8 घंटे का समय होता है, वो ज़रूर आप दें। 3 घंटा और 2 घंटे का समय सो कर यदि आप जाएंगे तो याद रखिए आपका बॉडी जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो ले लेगा। पता चला कि जब आप रात दिन जाग जाग कर आप पढ़ रहे हैं और जब आपका एग्जामिनेशन आया उसी समय आपको कुछ सीवियर प्रॉब्लम हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, या फिर आप सो नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिससे आपका एग्जामिनेशन प्रभावित हुआ। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। फिर कहते हैं कि अवॉइड नाइट स्टडी। देखिए यह भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए रात में वैसे पढ़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर साइलेंस होता है, आपको डिस्टरबेंस नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि अंधेरा है। अंधेरे होने से क्या होता है कि आप मान लो आप अपनी खिड़की के पास बैठे पढ़ रहे हो, अभी क्या है दिन का समय है तो आपको जो आते जाते लोग होंगे वो दिख रहे होंगे, पत्तियाँ दिख रही होंगी, साउंड हो रहा होगा जो आपको दिखता होगा, तो आप उससे ध्यान बढ़ सकता है। रात में ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती, आप रात में आराम से पढ़ सकते हैं, यह भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अवॉइड करना है नाइट स्टडी। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि देखिए हमारा शरीर रात में जागने के लिए नहीं बना। हमारा जो बायोलॉजिकल रिदम है वह बिगड़ जाता है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि हमको रात में जगने की आदत नहीं है। तो आप रात में जगने से बजाय आप प्रोडक्टिव यदि आप समय को चूज़ करें, जैसे बिल्कुल आराम से 8-9 बजे यदि आप सो जाते हैं भोजन करके, तो उसके बाद आप सुबह 4 बजे से उठेंगे, 4:30 बजे से, तो वो 4-4:30 बजे से लेकर आप 7 बजे 8 बजे तक का जो समय है, जब तक आपकी जो सराउंडिंग्स में साउंड क्रिएट होने वाली जो स्थिति है जब वो आती है, उससे पहले तक आप अपने आप को बहुत अच्छे परिस्थिति में पाते हैं। और उस समय का जो अर्ली इन द मॉर्निंग का जो स्टडी होता है वो बहुत ही अच्छा स्टडी है, क्योंकि आपका रात भर का आपका दिमाग रिफ्रेश हो चुका है। रात में पढ़ने से क्या होता है कि पूरे दिन भर का थकावट आपके साथ होता है और यह थकावट आपके चेहरे पे, आपके दिमाग पे असर करता है और फिर चीज़ों को आप पढ़ नहीं सकते। तो इससे भी आप बच सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा यह है कि आप दिन में पढ़ें, सुबह पढ़ें और बिल्कुल रिफ्रेश होकर पढ़ें ना। सेव 1 आवर फॉर फिजिक्स। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स हर मेडिकल के बच्चे के लिए फिजिक्स बड़ा ही चुनौती होता है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी तो ये तो अंडरस्टूड है भाई कि मेडिकल निकालना है तो बायोलॉजी तो पढ़ना ही पढ़ना है, तय है। और एक सब्जेक्ट उसमें केमिस्ट्री भी है, यह भी तय हो गया। लेकिन बात हम करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स अपने आप में बड़ा ही टफ सब्जेक्ट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो कंसेप्ट के अलावा उसके न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस 3 घंटे के एग्जामिनेशन के लिए आपको पूरा 1 घंटा फिजिक्स के लिए बचाना है।
यदि आप फिजिक्स के लिए 1 घंटा बचा लेते हैं तो याद रखिए आप मेडिकल की एग्जामिनेशन को, जो यूजी का जो एग्जामिनेशन जिसमें आप बैठे हैं, वो बिल्कुल आपके हाथ में है और आप उसको निकाल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है बी एक्यूरेट एज 100%। आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए? आप जब किसी प्रश्न को बनाते हैं तो कई बच्चों से हमारी बात होती रहती है, तो वो लोग बताते हैं कि सर बनाते समय मेरे को ये लगा कि ये होता आंसर, ये होता। तो जो 99% भी यदि कोई एक्यूरेसी बता रहा है तो उसको आप भूल जाइए। आप 100% एक्यूरेसी वाला प्रश्न जो यदि आता हो तो वो बनाइए, और जो नहीं आता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। वो ज़्यादा बेटर है। क्यों ज़्यादा बेटर है? क्योंकि यदि आप बनाते हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग के लिए वो मार्क हो जाता है यदि वो गलत होता है तो। फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। इस बार फिर मैंने बताया कि टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि देखिए आपका जो बायोलॉजी का सिलेबस है, एक बार ज़रूर सुन लीजिए मेरी इस बात को कि इट इज़ टू यूज नॉट टू बी रिवाइज्ड। मीन्स ये इतना यूज़ है, इतना बड़ा है कि आप कितना भी पढ़ते रहें ख़त्म नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, पढ़ने वालों के लिए बायोलॉजी बहुत टफ है, नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान है। क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ते वो बिल्कुल स्लैंग शब्दों में ऐसा यूज़ करते हैं कि भाई देयर वी हैव टू स्टडी अबाउट द एनिमल्स एंड पोल्यूशन एंड वाटर एंड एवरीथिंग। बट जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो मेरे वीडियो को देखेंगे वो बिल्कुल मेरे बात से सहमत होंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक को ज़्यादा पढ़ा जाए। और लास्टली, यदि आपको लगता है कि कहीं भी आपको आवश्यकता है किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप नीड हेल्प एंड आस्क मी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और बिल्कुल आप मेरे जो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर हाउ टू गो थ्रू दिस। और इसके बारे में तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और माइक्रो कोर्स हमारा आ रहा है, उस माइक्रो कोर्स के अंदर आपको आना ही आना है। यू आर देयर। और हमको पता है कि जब इसको पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो आप ज़रूर से हमारे माइक्रो कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे। माइक्रो कोर्स के अंदर, माइक्रो कोर्स किन के लिए है ध्यान दे लीजिए। जो 11वीं कक्षा के छात्र हैं, जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं, जो पास आउट हैं, जो पढ़ चुके हैं, या जिन्होंने इस बारी मेडिकल में बहुत अच्छा नहीं करा है, उनके पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो ई विद्या अचीवर्स ग्रुप के साथ जुड़कर अपने भविष्य को एक बार फिर से मौका दे सकते हैं। वे उन सब चीज़ों को, उन सब ड्रीम को पूरा कर सकते हैं जो उनके पास अभी शेष बचा है, और वे 2021 में मेडिकल को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो खैर, इसके साथ हम फिर से बात करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन एंड द स्टडी दैट वी आर गोइंग टू बी प्रपोज, एंड मीट यू सून। थैंक यू। एंड इसी तरह से आप बने रहिए और फिर मिलते हैं। थैंक यू अगेन।